गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। राजेश सतपथे और आशीष बहिती पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। बीरूर में रहेंगे आपके साथ ऑब्वियसली, और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर रचना वैद्य और नीलेश जैन जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट बिग वॉइसेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। डीआर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चौकसी से मार्केट फंडामेंटल्स पर बात होगी, और जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से मार्केट का टेक्निकल सेटअप समझेंगे। थोड़ा सा मार्केट पर एक बार नज़र डालते हैं। दिक्कत वही, खुले हम सीधा रेजिस्टेंस में। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एग्जैक्टली रेजिस्टेंस पर खुले। आज जो थोड़ी सी कल के मुकाबले बेटर है कि एटलीस्ट आज हम कोलैप्स होना शुरू नहीं हुए हैं निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर हम ऑलरेडी डे लो पर आ चुके हैं, लेकिन निफ्टी में अभी भी हम 24,200 के ऊपर चल रहे हैं। जब तक 24,200 के ऊपर हैं तब तक फिर भी होप होगी कि सेकेंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। 24,200 के ऊपर जब तक हम हैं, लेकिन बैंक निफ्टी क्लियरली थोड़ी सी दिक्कत में है। आज जो पॉकेट्स अच्छा कर रही हैं उसमें अभी अभी कुछ स्टॉक्स ऐड हुए हैं। अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स इंडेक्स में। लेकिन आज का स्टॉक ऑफ द मॉर्निंग है अब ओएनजीसी। 6.5% के गेंस के साथ बहुत तेज़ी से ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ, और थोड़ा सा इसने पुश किया बाकी के ऑयल स्टॉक्स को, जैसे कि बीपीसीएल। तो क्लियरली आज की पॉकेट टू वॉच ऑयल स्टॉक्स। वीरू जी हाँ, पॉकेट टू वॉच ऑयल स्टॉक्स। ओएनजीसी लीड करता हुआ शानदार मूव 6.5% के ऊपर। अब एक काम करते हैं, मेहमानों से बातचीत करनी शुरू करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ 4 टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उसमें रचना वैद्य जी और नीलेश जी आज सुबह से पहली बार जुड़े हैं फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके आज के 2 ट्रेड्स। जी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे जो 2 ट्रेड्स रहेंगे, इसमें एक रहेगा जिंदाल स्टील, जिसके फ्यूचर्स को हम लॉन्ग कर सकते हैं। मार्केट में ये अपस्विंग जब तक सस्टेन होता है तब तक शायद यहाँ पे हमें एक ट्रेडेबल मूव मिल जाए। यहाँ पे प्राइस एक्शन 947 दिखा रहा है, 949 दिखा रहा है, और यहाँ पे टारगेट हम लगाएंगे 960 का, एंड एसएल लगाएंगे 945 पे। तो 945 के एसएल के साथ यहाँ पे 960 तक के टारगेट के लिए प्ले करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। एंड अदर काउंटर जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज डीएलएफ। डीएलएफ में भी एक अच्छी मोमेंट है, और यहाँ पे न्यूज बेस्ड टेलविंड भी है, तो एक फॉलो थ्रू मिल सकता है। ये हमारे क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है, और यहाँ पे 845 के करीब प्राइस है। अगर ये काउंटर 837 होल्ड करेगा तो अपसाइड पे ये काउंटर 858 860 तक जा सकता है ऑन द फ्यूचर्स। ओके, तो ये इस समय रचना जी की पिक्स। डीएलएफ पर एक बाय आता हुआ। आशीष बहिती जी, आपकी इस समय की 2 टॉप ट्रेड्स। जी अनुज जी, पहला जो रहेगा वो आईजीएल पे खरीदारी की सलाह रहेगी। बहुत अच्छा मोमेंटम बन रहा है गैस स्टॉक्स में, और आईजीएल में भी अब मोमेंटम स्टार्ट हो रहा है। तो 535 का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। 535 का स्टॉप लॉस लगाकर 555 का पहला टारगेट एंड 565 के सेकंड टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो हमें अच्छा लग रहा है ऑरो फार्मा का। कल इसके नंबर्स है आई थिंक, तो उससे पहले एक सेटअप अच्छा बन रहा है इसमें, और जिस हिसाब से इसमें चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, सॉरी 10 तारीख को इसके नंबर्स है, तो लेकिन उससे पहले एक पोजीशनिंग स्ट्रांग बन रही है इसमें, तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 1410 का एक स्टॉप लॉस लगाना है ऑरो फार्मा में, 1465 का पहला टारगेट एंड 1500 के सेकंड टारगेट के लिए। ओके, आपके 2 ट्रेड्स हो गए। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त क्या? मॉर्निंग वीरेन जी, मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, दोनों खरीदारी के ट्रेड हैं, और सबसे पहले जो खरीदने की सलाह है वो है कोल इंडिया इस पर्टिकुलर काउंटर में। पिछले 3 दिनों की गिरावट के बाद इनफैक्ट एक काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे 500 के लेवल के आसपास काउंटर बनाता हुआ नजर आ रहा है, और जिस हिसाब से आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आया है, यहाँ पे एक गैप एरिया है वो फील करता हुआ नजर आएगा काउंटर। तो करंट लेवल पर कोल इंडिया के फ्यूचर्स को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 513 रुपए के आसपास चल रहा है। 520 और 525 ये इमीडिएट बेसिस पे इसके टारगेट होंगे, एंड 503 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के चलना होगा। 520 का लेवल अगर निकलेगा तो यहाँ पे 530 तक की भी अपसाइड ओपन होती नजर आएगी। तो कोल इंडिया को करंट लेवल पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। लगातार यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस कंपेयर टू बाजार हम देखने को मिल रहा है, और पिछले 3 दिनों में लगातार यहाँ पे तेजी देखने को मिली है, और एक छोटे से टाइम फ्रेम पे फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर काउंटर को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1520 और 1535 ये 2 टारगेट के लिए। 1488 के आसपास के यहाँ पे स्टॉप लॉस पे चलना होगा। ये स्पॉट के लेवल से। हाँ, मीनवाइल बैंक निफ्टी पे ध्यान रखिए। 50,000 तो खैर तोड़ ही चुका है, अब 49,900 तोड़ने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी, और अगर ये रेड में आना शुरू हुआ तो
थोड़ी सी दिक्कत बढ़ सकती है, आज एक्सपायरी भी है। तो क्लियरली अभी तक तो मार्केट में थोड़ा सा एक्शन रिप्ले के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कल की ट्रेड के हिसाब से। चलिए अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड्स इस समय की 2 ट्रेड्स? अनुज देखिए, एक कॉन्ट्रा रहेगा, एक थोड़ा आप कह सकते हैं कि ब्रेकआउट कैंडिडेट है, वो है नेस्ले, एंड कॉन्ट्रा रहेगा एस्ट्रल। तो देखिए नेस्ले में एक मुझे लगता है जिस तरह से मोमेंटम बना है 2535 चल रहा है, तो स्टॉप लॉस होगा 2500 का और टारगेट होना चाहिए करीबन 2580 से लेकर 2600 का। तो नेस्ले इंडिया लुक्स गुड टू मी। एट द सेम टाइम मैं कॉन्ट्रा ट्रेड में ले रहा हूँ यहाँ पे इन एंटिसिपेशन कि ये घटेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जितना करेक्शन था वो हो चुका है, कंप्लीटली ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर है। तो डाउनसाइड बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए एस्ट्रल को मैं बाय करूंगा। 2100 के ऊपर बाय करेंगे, 2118 चल रहा है, तो हमारा सेटअप इस तरह से है। इससे बाय अबाउट 2100, तो हमारा स्टॉप लॉस होगा करीबन 2090 का। मुझे लगता है यहाँ पे एक स्विंग आना चाहिए करीबन 2180 तक का। तो एस्ट्रल इज अ कॉन्ट्रा बाय। दिस कॉन्ट्रा बाय। मीनवाइल 49900 छोड़िए, 49800 भी शायद डिफेंड ना हो बैंक निफ्टी में। अब 49845 पर आ गए हैं। बैंक निफ्टी स्लिप कर रहा है इस समय। बीरू देखिए, ये दिक्कत है मार्केट की इस समय कि आपका सबसे बड़ा सेक्टर चलने को तैयार नहीं है, और आई थिंक बड़े बैंक्स जो हैं वो डीलों की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक, इन सब स्टॉक्स का इम्पैक्ट है। अब देखते हैं न्यूट्रल टेरिटरी को डिफेंड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं हम, या कल के लो की तरफ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि अब निफ्टी भी 24200 के नीचे स्लिप हो रहा है। उसकी वजह से अगेन दिक्कत वही है मार्केट की। और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ लोगों को कि एक व्यू होता है सुबह, लेकिन एक स्क्रीन का एक्शन है। स्क्रीन का एक्शन 2 दिन से सेल ऑन रैली पे ज़्यादा पैसा बना के दे रहा है, रैली के फेलियर पर, और क्लियरली खास तौर से बैंक निफ्टी पर तो क्लियरली विजिबल है। जी हाँ, मार्केट क्रैक होता हुआ डे लो की तरफ जाता हुआ निफ्टी बैंक, जैसे अनुज कह रहे हैं। और इस बीच लीजिए निफ्टी 24197 कल की बॉडी में आप एंटर करते हुए। तो पेन अगेन। इस बीच हमारे साथ मेरे ख्याल से देवेन चौकसी जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर साहब, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। देवेन जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और एक बार फिर से हालात वही, और लीड करता हुआ इस वक्त निफ्टी बैंक को। मैं इनफैक्ट अभी अनुज से ये प्रश्न कर ही रहा था कि इस बार बैंक निफ्टी इस पूरे फॉल को, इस गिरावट को लीड कर रहा है। कारण क्या है? FIs की सेलिंग क्या अभी इसको टारगेट कर रही है? प्लस इस बार हमारे पास वो बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स का सपोर्ट भी नहीं है। देवेन जी, बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, आपका व्यू बैंक्स पे इस वक्त क्या है? Good morning, Virender. So I think fundamentals of some of the banking companies are remaining absolutely strong. जैसे हम कंपनीज के नतीजे भी देखते हैं और कंपनीज की स्ट्रेटेजी भी देखते हैं। से फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक ICICI Bank, I think the growth is 10% on a YOY basis in the earnings, but more importantly, I think the growth along with the balance of I think management, the risk as far as I think the bank is concerned. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अगर सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से कोई बैंक को देखा जाए तो आई थिंक दैट इज वेयर आई थिंक कंपनीज लाइक ICICI बैंक, companies like HDFC Bank, even for that matter Bajaj Finance kind of NBFC company, they remain relatively I think more stable companies. At the same time जो मार्केट के अंदर एक नैरेटिव चल रहा है कि ये कंपनीज के लिए आई थिंक डिपॉजिट मोबिलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, हाई कॉस्ट पे डिपॉजिट मोबिलाइज करना पड़ेगा। मेरा ऐसा समझना है कि given the kind of I think the ability that they have developed all these years, I would think that they're relatively better off compared to many others in acquiring the deposit. तो नहीं समझता हूँ कि इतना कोई मेजर चैलेंज उनके लिए आता है। Yes, I think we'll have to see how exactly the rate of interest fall होता है, तो उसके साथ में कैसे I think they will probably try and restructure their business model, particularly deposit mobilization. But in a way, I would think that most of it is I think getting discounted with the price. So मेरे ख्याल से करेक्शन जो प्राइस के अंदर आ रहा है उसके अंदर some of the larger names, bigger names, quality names, they remain buy opportunity as I see it. ओके बिल्कुल। तो चलिए बात हो गई बैंकों की। देवेन जी गुड मॉर्निंग। दूसरा बड़ा सेक्टर IT, यहाँ पर भी थोड़ा कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं, क्योंकि एक तरफ तुम रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वापस फ्रेश फियर्स आ रहे हैं US में रिसेशन को लेकर। आप किस तरीके से देख रहे हैं लार्ज कैप IT स्टॉक्स को? तो अनुज गुड मॉर्निंग। आई थिंक लार्ज कैप IT के अंदर जिससे पहले भी हमने चर्चा की कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आई थिंक इवन इफ द कंपनीज आर ग्रोइंग इन अ डबल डिजिट, आई थिंक दैट इज गुड इनफ ग्रोथ फॉर मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज इंक्लूडिंग लाइक्स ऑफ Infosys, TCS among others.
At the same time, I think the worst seems to be over for all these companies. Maybe जो नए ऑर्डर इंफ्लो आने चाहिए जिसकी हम स्पीड ज्यादा देखना चाहते हैं वो शायद नहीं देख रहे. But on a regular basis, I think both Infosys as well as TCS kind of companies have demonstrated the ability to buy some of the larger orders with a long-term visibility of 5 to 7 years for execution. So मेरा ऐसा मानना है कि I think all is not that bad as I think the market is perceiving about. मेरा ऐसा समझना है कि I think these companies are relatively steadily growing and I think continue to remain steady growth provider. Downside is probably taken care of. Maybe with the rate cut coming in, discretionary spending start increasing in the economy. मेरा ऐसा मानना है कि यूएस इकोनॉमी के माध्यम से तरफ से देखें तो शायद आगे का समय के अंदर ग्रोथ रिलेटिवली बेटर मिलेगा इंडियन आईटी कंपनीज के लिए. मे बी आई थिंक हमारा फोकस ज्यादातर मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर है जहाँ पे वी आर सीइंग देयर कस्टमर्स प्लेसिंग लार्जर ऑर्डर्स ऑन दिस कंपनीज एंड आई थिंक दे आर ऑपरेटिंग इन द निश एनवायरनमेंट. तो ये हिसाब से देखें तो इंजीनियरिंग आर&डी स्पेस के साथ में जो आईटी कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनके अंदर हमें थोड़ी ज्यादा कन्विक्शन है, विजिबिलिटी भी ज्यादा है. ओके बट देवेंद्र जी एक और चीज़ है इस पूरे आई थिंक वीकनेस के दौर में एक चीज़ जो कि इंडियन मार्केट्स के फेवर में है वो है क्रूड की ट्रैजेक्टरी. नाउ इट्स ऑलमोस्ट 76. अभी हमारा पूरा का पूरा OMCs का और अपस्ट्रीम कंपनियों का और इनफैक्ट पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस काफ़ी वाइब्रेंट रहा है पिछले कुछ समय में. आपका झुकाव ऑयल एंड गैस स्पेस में कैसा है? आई मीन अप्रोच क्या है या फिर सेलेक्टिवली आप लोगों ने इसमें से स्टॉक पिक किए हैं क्या कुछ? तो आई थिंक एक तरफ कमोडिटी प्ले है, सो ऑब्वियसली आई थिंक वॉल्यूम के साथ में प्राइस आई थिंक स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एक्सप्लोरेशन कंपनी, particularly I think likes of ONGC के जहाँ पे higher volume for gas as well as I think oil की माध्यम से देखें तो I think उनको एक अच्छी थोड़ी विजिबिलिटी बेटर मिल रही है कंपैरेटिवली. एंड वैल्यूएशन के माध्यम से देखें तो शायद ये स्टॉक्स थोड़े बहुत अट्रैक्टिव भी है कंपैरेटिवली. सो मार्केट मोमेंटम उनकी तरफ बना हुआ है, नो डाउट अबाउट इट. एंड एज आई सी इट, आई थिंक दी ग्लोबली द सिचुएशन दो दे रिमेन फ्लूइड एज फार एज द वॉर फ्रंट इज कंसर्न, वी वुड थिंक that I think overall the crude oil price के दाम जो है वो relatively stable रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है. So nothing exceptional happening for companies like ONGC, GAIL, etc. Maybe I think the long-term business outlook I think remains relatively more steady than ever before. So that is the only advantage that we are seeing currently. As of now, I think the crude oil के दाम घटने से the biggest beneficiary would be the consumers of the crude oil derivatives, particularly chemical companies, specialty chemical companies, pharma companies, companies being into the API space. I would think they are relatively better off because of this possibility. So, हमारा focus at this point of time, apart from looking at I think the oil and gas, we are looking more at the derivative segment of oil and gas. कि जहाँ पे एप्लीकेशन के माध्यम से देखें तो शायद यूजर कंपनी के लिए बेटर संकेत मिल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के. तो वी आर लुकिंग इनटू दो स्पेस आई थिंक मोर एक्टिवली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा देवेंद्र जी, एक और स्पेस जहाँ पर क्लियर कट साइंस दिखे हैं शायद बॉटम फॉर्मेशन के, वो है केमिकल स्पेस. यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हैं क्या? Yeah, Anuj, I think we have been liking selectively few companies. In recent times, we have also added companies like PI industry in the portfolio. ज्यादातर अपॉर्चुनिटी के माध्यम से देखते हैं कि एक तरफ इनपुट कॉस्ट कंट्रोल में आ रही है, जो पीछे 8 क्वार्टर के अंदर जो चैलेंज था वो चैलेंज निकल चुका है. जो पाइपलाइन के अंदर जो इन्वेंट्री थी हाई कॉस्ट की वो भी फ्लश आउट हो चुकी है. तो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट नाउ इन द करंट पीरियड on one side the customers are placing the larger order, which is I think a good sign for the company like PI industry. At the same time, input cost remaining lower, which is a good sign again for the margin front, on the margin front. So I think likes of PI industry in the agricultural space where they're supplying the chemicals, I think to the ultimate formulation makers. Even I think in the pharma space, the companies like DVs, which also we like largely because of the fact that I think some of the molecules probably are now finding the better orders coming from DVs on APIs and CDMO side. So to a greater extent, I think selectively we like those companies. जनरल केमिकल इंडस्ट्री का आउटलुक पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि आई थिंक जो हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो सिस्टम में थी वो काफी हद तक निकल चुकी है. एंड ऑन द अदर साइड आई थिंक द स्टेडियर प्राइस इज बेसिकली अ गुड साइन फॉर दिस कंपनी टू शो रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस देन व्हाट दे हैव प्रोड्यूस्ड इन लास्ट 6 to 8 quarters.
अच्छा देवेंद्र जी, हालांकि सावन का महीना है बट फिर भी प्राइस वाइज देखें, आई मीन विद इन एफएमसीजी, यूबीएल, यूएसएल एंड स्पेशली यूएसएल आई थिंक लिकर स्पेस में एक बड़ा आई थिंक प्राइस मूवर है मेरे ख्याल से। विद इन आई थिंक एक साल में ये स्टॉक दोगुना हो चुका है। मीन 750 का आज 1500 ऑलमोस्ट ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ। एग्जैक्टली यहाँ पर आपका व्यू क्या है? लिकर स्पेस में आप लोगों ने कुछ एडिशन किया था क्या? वीरेंद्र सॉरी, आई थिंक ये सब्जेक्ट को हमने स्टडी नहीं किया है कभी भी, तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा राय नहीं दे पाऊंगा। हैं, ओके ठीक है। आज आपकी अगर आप देखें यहाँ पे इसको आप कमेंट नहीं करेंगे बट 1449 पे अब यूएसएल अपने करियर के हाई पे, ऑल टाइम हाई फॉर यूएसएल। और मैं आई थिंक जो मैं मेरी जो ईयर टू डेट की शीट है उसमें अगर आप देखें एग्जैक्टली अगस्त 8 को इसका भाव था 948, अब ये करीब 1449 पे। तो ईयर टू डेट परफॉर्मेंस आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। मीनवाइल ओएनजीसी करीब 7% ऊपर। विषय को बदलते हैं, आते हैं एक दो स्पेस और जो अभी यहाँ पे बात करनी है। डीएलएफ लिखा है ये स्क्रीन पे एक बार, करीब 2.5% ऊपर। देवेंद्र जी, अब वो जो टिंकरिंग कर दी गई और आप अब मेरे ख्याल से 23 जुलाई से पहले का अब आप दोनों ही आई थिंक रेगुलेशंस के अंदर अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। आपको चाहे वो इंडेक्सेशन के साथ 12.5% हो या फिर विदाउट टैक्सेशन 20% हो। ये एक और माइलेज मिल गया मेरे ख्याल से रियल एस्टेट ओनर्स को। अभी आप रियल एस्टेट पे क्या व्यू रखते हैं इस वक्त? या आई थिंक दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि जो पुरानी प्रॉपर्टीज है उनके अंदर मेरे ख्याल से इंडेक्सेशन के साथ में का बेनिफिट इवन एट द 20% टैक्स रेट आई थिंक इज अ मोर मीनिंगफुल काइंड ऑफ अ कंप्यूटेशन। तो काफी हद तक 7 से 8 साल की पहले पुरानी प्रॉपर्टी जो है उसके अंदर आई थिंक दी एक्सिस्टिंग ऑप्शन ऑफ आई थिंक 20% LTCG विथ इंडेक्सेशन इज मोर मीनिंगफुल, बिकॉज वहाँ पे आई थिंक टैक्स के अंदर बचत हो रही है। एंड दूसरी तरफ आई थिंक जो 7 से 8 साल की पुरानी प्रॉपर्टी है उसके अंदर नए टैक्स रिजीम के अंदर आपको बचत हो रही है विदाउट इंडेक्सेशन। तो शायद आई थिंक नाउ द कंज्यूमर और द कस्टमर इज हैविंग और द टैक्स पेयर इज हैविंग द ऑप्शन टू सिलेक्ट, व्हिच इज अकॉर्डिंग टू मी अ पॉजिटिव थिंग। इसके माध्यम से देखें तो जो बजट के बाद रियल एस्टेट स्टॉक के अंदर जो प्राइस करेक्शन आया है वो शायद यहाँ से डाउनफॉल यहाँ पे अटक जाना चाहिए। And on the other side, I think the demand scenario remains quite upbeat in the market. In most of the cities, tier 2 cities included, वहाँ पे demand scenario remains quite upbeat in the real estate market. So मेरा ऐसा मानना है कि overall corrected down price है price के अंदर, I think some companies selectively I think may be a good opportunity to buy into the portfolio. Maybe the return may not be so big, but at least 15% के आसपास का रिटर्न साल का आप पकड़ के चलते हैं तो maybe the correct price is giving an opportunity to some of these companies given this clarity on the taxation. ओके अच्छा, एक तो आपसे मैं स्टॉक स्पेसिफिक एक बात करूँ लार्ज स्टॉक की। जैसे बाटा जैसा स्टॉक है जिसने इतना पैसा बना के दिया था पिछली बुल मार्केट में, अब लेकिन क्या ये माना जाए देवन कि अब बस ये शायद एक स्टोरी खत्म हो रही है यहाँ पर, या फिर ये मौका दे रहा है इस समय लोअर लेवल पे बाय करने का? आई थिंक कोई इमीडिएट ग्रोथ ट्रिगर इतने बड़े नहीं मिल पा रहे हैं। एंड आई थिंक एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि इन मेनी कंपनीज के वेयर द वैल्यूएशन रीचेस एट द पीक लेवल अहेड ऑफ टाइम, वहाँ पे प्राइस करेक्शन लंबे अरसे तक चल सकता है। आई थिंक टुडे मेनी मिड कैप कंपनी, स्मॉल कैप कंपनीज के जहाँ पे स्टॉक के प्राइस FY27 के अर्निंग के साथ में चल रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक मार्केट ये स्टॉक्स के अंदर कभी भी करेक्शन दे सकते हैं। दैट करेक्शन कैन बी पेनफुली अ लॉन्ग करेक्शन, may not be a very strong price correction, but definitely I think it could be a good time correction. यानी स्टॉक का प्राइस अप्रिशिएट हुए बिना आई थिंक काफी हद तक आई थिंक ये ड्रैग हो सकता है। So I think one of the situation or the company which is in this situation is Bata currently today. There are many other names I think which we can talk about. I think which are also in a similar kind of a situation or getting in similar kind of situation. So that's where probably I think the investor will have to be mindful कि कोई भी कंपनी के वैल्यूएशन समय से ज्यादा जल्दी आप दोगे तो शायद वेटिंग पीरियड बढ़ जाएगा उसके अंदर पैसा कमाने के। ओके देवन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर आपके व्यूज़ के लिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्केट एक बार बैंक निफ्टी क्लियरली अब देखते हैं ये ग्रीन टेरिटरी डिफेंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। आई थिंक कोशिश हो रही है कि 49,800 को डिफेंड किया जाए। आज का लो था करीब 49,782, तो करीब
इंट्राडे में 100 पॉइंट की रिकवरी आ चुकी है। एक समय तो रेड में जाने की तैयारी कर रहा था बैंक निफ्टी, लेकिन अब वापस 126 पॉइंट ऊपर। निफ्टी एक बार फिर 24,200 के ऊपर आ गया है। तो ठीक है, बैंक निफ्टी कोलैप्स हुआ, लेकिन आज एक अच्छी चीज़ है कि निफ्टी उस लेवल से कोलैप्स नहीं हुआ जो कल हुआ था। निफ्टी एटलीस्ट अपने आप को अभी होल्ड कर रहा है और आज मिड कैप में भी ठीक ठाक स्ट्रेंथ बनी हुई है अभी के लिए। 3:1 का एडवांस डिक्लाइन है। इंडेक्स अभी भी मोर और लेस स्टेबल है, तो ये एक आज फिर भी थोड़ी सी अच्छी चीज़ है। अब थोड़ा मार्केट के टेक्निकल सेटअप पर बात करते हैं। जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि दिक्कत का सबब यही बन रहा है। यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है अब, क्योंकि ये इंडेक्स जो है अब 50,000 के नीचे और अपने मेजर मूविंग एवरेजेस के भी नीचे। जी वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखिए, बैंकिंग क्षेत्र जो है ये प्रॉब्लमेटिक रहा है, अंडर परफॉर्मेंस रही है बैंक्स के अंदर, और इसका क्लियर एक रीजन है कि लीडरशिप कहीं से आती हुई दिख नहीं रही है। अगर हम हैवी वेट्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक 1600 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है। पीएसयू बैंक्स में जो रिलेटिवली वीक थे उनमें भी कोई लीडरशिप देखने को नहीं मिली है। तो आई थिंक ऐसे एनवायरमेंट में खास करके जब स्टॉक्स में इनहेरेंट स्ट्रेंथ लैकिंग है, हमें लगता है बैंक निफ्टी में प्रेशर बना रहेगा और शॉर्टिंग कैंडिडेट की तरह हमें लगता है कि खास करके इस इंडेक्स को किया जा सकता है। जैसे आप कह रहे थे 49,800 का जो आंकड़ा है, आई थिंक ये जो लेवल है इसके नीचे ब्रीच होता है तो एक फॉलोअप ब्रेकडाउन यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहां से बैंक निफ्टी के अंदर एक आने वाले सेशंस में तकरीबन 500,000 पॉइंट का करेक्शन और देखने को मिल सकता है। और अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज की बात करूं तो काफी नीचे में 48,000 के आसपास का ये लेवल है। तो मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए बैंकिंग इंडेक्स के अंदर, और खास करके जब तक कोई स्टॉक में बड़ी तरीके से रिवर्सल नहीं आता है, मेरा ये मानना है कि बैंक निफ्टी के अंदर अंडर परफॉर्मेंस बनी रहेगी। अच्छा, बैंकिंग स्टॉक्स में बैंकिंग जब अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राहुल जी, शॉर्टिंग कैंडिडेट्स कौन कौन से हैं इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स? जी देखिए, सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक की हम बात करें, पिछले 15 सेशन से स्टॉक ने अपने 50 दिन के मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेशन दिया है। इसका जो ब्रेकडाउन है ये आता है 1588 स्पॉट लेवल के नीचे। अब ये 1588 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर एक फास्ट डाउन मूव देखने को मिल सकता है 1550 1525 तक का, तो इस पे आप ध्यान रख के चल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है जो बेयर्स के काफी ग्रिप में है, इंडसइंड बैंक का सेटअप हमें यहाँ पर काफी बेरिश लगता है। सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकडाउन जो है 1360 के नीचे देखने को मिलेगा। तो ये दो स्टॉक्स है जहां पर हमें लगता है प्राइवेट बैंकिंग में खास करके प्रेशर बना रह सकता है। दूसरा, अगर मैं पीएसयू बैंक्स की अगर मैं बात करूं तो पीएसयू में हमने एसबीआई का जिक्र किया, साथ ही में बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप देखे, यहाँ पर भी स्ट्रक्चर जो है वो लोअर हाई लोअर लो का बनता हुआ आ रहा है और यहाँ पर 235 के नीचे फ्रेश वीकनेस आने की संकेत है। तो ये तीन स्टॉक्स है जहां पर बैंकिंग में हमें लगता है कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकती है और आने वाले सेशन में प्रेशर बना हुआ रह सकता है। ऑन दी कॉन्ट्री, आई थिंक जहां पर मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है उसमें से पीएसयूज है। पीएसयूज में खास करके ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हमें काफी बढ़िया लगती है। ओएमसीज में अगर हम देखें तो आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, इनमें रिलेटिव करेक्शन कम रहा है और हमें लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस बनी रहेगी। तो पीएसयूज पर ध्यान दिया जा सकता है लॉन्ग की तरफ। और दूसरा एक सेक्टर जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो है फार्मा। तो फार्मा में रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी हुई है, उसमें से एल्केम का सेटअप हमें सबसे बेहतरीन दिखाई देता है। तकरीबन 5600 से लेके 5800 तक के टारगेट्स एल्केम में आने वाले 15-20 दिन में देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक का रिजल्ट जरूर है 9 तारीख को, तो थोड़ा वोलेटिलिटी रहेगा रिजल्ट के आसपास, लेकिन टेक्निकल सेटअप तो यह इंडिकेट कर रहा है कि एक मल्टी मंथ मल्टी वीक ब्रेकआउट एल्केम में देखने को मिल सकता है और इसे अक्यूमुलेट करना चाहिए इन लेवल्स पर। पूरे पोजीशन का जो स्टॉप लॉस रहेगा, आप इसमें 5150 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशंस अक्यूमुलेट कर सकते हैं। फाइनल सवाल, आईटी पर अब क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली लार्ज कैप आईटी पर? इन्फोसिस को अगर इन पर्टिकुलर डिस्कस करें तो? जी हाँ, देखिए आईटी में अभी तक की जो हमने रैली देखी वो कैचअप रैली थी। पिछले 2 से ढाई साल का जो अंडर परफॉर्मेंस था वो कैचअप होता हुआ दिखा। इन्फोसिस के अंदर मेरे हिसाब से ये जो डिप है बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर आईटी का अभी भी बाय ऑन डिप का है। किसी तरीके से मेजर तरीके से डेंट नहीं हुआ आईटी का सेटअप।
ये थोड़ी हेडविंड जरूर रहेंगी, खास करके जो हिसाब से रिसेशन वगैरह की बात हो रही है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो रिसेशन के जो फियर्स है वो प्राइस्ड इन हो चुके हैं ये रिसेंट करेक्शन के बाद, और इंक्रीमेंटली हमें लगता है कि 2200 रुपए तक के लक्ष्य इन्फोसिस में आने वाले 6 महीने में देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के आउटलुक से आईटी में व्यू पॉजिटिव रहता है। हमारे हिसाब से ये जो डिप है एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। ओके, अच्छा ब्रेक लेने से पहले नीरज जी को जोड़ लेते हैं क्योंकि अब ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करेंगे। नीरज जी गुड मॉर्निंग। बैंकों में दिक्कत है, बैंक चलने को तैयार नहीं है इस समय। बैंक एकदम बैंक निफ्टी जो है हाँ दिक्कत में डाल रहा है यहाँ पे। हाँ, क्या रीज़न क्या लगता है वो बैंक क्यों इतना थके हुए हैं? आई थिंक थोड़ा मैंने डिस्कस किया था पहले, बैंकों के नंबर्स खराब आ रहे हैं, वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे प्रेशर है। हमने बार बार डिस्कस किया था कि पिछले क्वार्टर तक लग रहा था कि वो शायद प्रेशर खत्म हो गया, लेकिन इस क्वार्टर के नंबर्स ने क्लियरली दिखा दिया आपको अब भाई लोग डिपॉजिट नहीं देंगे तो दिक्कत तो आएगी। तो वो दिक्कत है। और आई थिंक थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को भी लेकर मार्केट थोड़ा सा शायद नर्वस ही है, क्योंकि अभी ऐसा एक वन वे कंक्लूजन नहीं आया कि बस मार्केट में बॉटम बन गया, और साइंस हैं बॉटम के ग्लोबल मार्केट में, लेकिन यू नेवर नो कि वो लोस टेस्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आज एक अच्छी चीज़ हो रही है, आज मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ है मार्केट के लिए। हाँ, मिड कैप 800 पॉइंट और एक स्टॉक ONGC का आप देखिए क्या बड़ी रैली इसमें बन रही है, इस वक्त 7-8% ऊपर गया है। ये पोजीशनिंग का इम्पैक्ट है। कल नहीं चला, कल नहीं चला क्योंकि नंबर्स आए अच्छे, कल नहीं चला। कल इनफैक्ट डे लो पर बंद हुआ, सबको निकाल दिया और उसके बाद आज चला स्टॉक। इतनी बड़ी इक्विटी वाला स्टॉक एक दिन में 22-23 रुपये चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। तो क्या लेवल ध्यान रखना है फिर निफ्टी में? अभी 221-22 पे चल रहा है आज का लो। अगर आज का लो टूटा 24,184 तो मुझे लग रहा है कि फिर 24,184 बहुत करीब में करीबी है, लेकिन अब क्या करें, अब अगर ये टूटा तो वो एक बार के लिए वापस आप शायद हो सकता है 24,100 24,000 भी वापस टेस्ट कर लें। ये अगर टिक गया तो अगर आपने लॉन्ग ले रखा है तो वो स्टॉप लॉस है बेसिकली, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपने लॉन्ग लिया हुआ है तो एक नज़र रखिएगा, चूँकि बहुत करीबी मामला है, लेकिन मिड कैप में वाकई बहुत बढ़िया रैली। एक और सेक्टर अनुज, आईटी की हम लोग बहुत बात कर रहे हैं। अब वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, अमेरिका में जो बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी मैंने, कि एआई का तो थोड़ा सा लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बहुत चला था, 10-10 गुना हो गया स्टॉक वहाँ पे। लेकिन जो अपने इंडियन वाले ने बेसिक, वहाँ पे अब लोगों का फिर से एक बार रुझान बन रहा है। सेक्टर चर्निंग कह लीजिए या कह लीजिए कि बेसिक आईटी काम तो होता ही रहेगा, रेट कट के बाद थोड़ा और माहौल बनेगा। तो लगता है आपको इंडियन आईटी फार्मा में दम रहेगा? आईटी में नीरज जी, खैर आपने भी स्पेस को काफ़ी ट्रैक किया है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर यूएस रिसेशन का फियर जो ख़त्म हो गया था, अगर वापस आया तो दिक्कत हो जाएगी। प्लस अगर ट्रंप की वापस वो रेटिंग्स बढ़ी अगर मान लो, तो एक बार के लिए करेक्शन आएगी, लेकिन ये करेक्शन बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर आईटी इंडेक्स आपको 36,000 के करीब मिल जाए, ब्लाइंड बाय होगा पोर्टफोलियो के हिसाब से। तो भाई नज़र रखेंगे इन कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टॉक्स में, और आज मिड कैप डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इसी मोड पे, और इसके बाद फिर हम लोग सवाल जवाब करेंगे।